Hello children, in the last video I have explained to you a new chapter from part B, accounting for share capital. Today I will explain again those topics for your revision. So in previous video I have explained the meaning of a company and the features of a company. So, meaning of a company according to section 220 of the Companies Act 2013, company means a company incorporated under this act or any previous company law. In other words, a company is an organization of those individuals which some agreed activities for its economic benefit, profit, who contributes the value of money to carry on some agreed activities for their economic benefits, the money contributed by the firm, the capital of the economy. So, कंपनी का मतलब है जहाँ कुछ लोग मिलकर के किसी प्रॉफिट मोटिव के लिए व्यवसाय बिजनेस को करते रहते हैं, उसे हम कंपनी कहते हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करती है, लेकिन इसकी अपनी एक अलग पहचान है, इसके एम्प्लॉयज़ से अलग। अगर कंपनी के एम्प्लॉयज़ को अलग कर दिया जाए तो भी कंपनी की अपनी एक अलग इमेज है। ठीक है, आजकल कंपनियों की जो एक स्ट्रेटजीज़ है वहाँ पर जो यूज़ हो रहा है उसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल्स। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि हमने देखा कि हमारे यहाँ तीन तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम तीन तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। फर्स्ट इज़ एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड इज़ पार्टनरशिप फर्म और थर्ड इज़ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में टू एक्ट हैं जो अभी अप्लाई हुए हैं। फर्स्ट 1956 और सेकंड है 2013। तो यहाँ पर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब अगर हम देखें कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में फर्म जो भी कोई काम करती है या जो कुछ भी प्रॉफिट गेन करती है उसको हम सरप्लस कहते हैं। जो प्रॉफिट यहाँ पर मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को उसे हम सरप्लस कहते हैं। इसके साथ ही साथ जो भी प्रॉफिट फर्म को होता है वो प्रॉफिट कैपिटल फंड बन जाता है और वो सोशल वेलफेयर के लिए लगातार यूज़ होता है। इसी तरह से पार्टनरशिप फर्म में हम देखते हैं कि पार्टनरशिप फर्म इसका मतलब एनपीओ में कोई भी सिंगल ओनर नहीं है और ना ही कोई ओनर है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कुछ लोगों के ग्रुप ने मिलकर के बनाया है और उसका मोटिव प्रॉफिट अपने लिए देमसेल्फ नहीं है, सिर्फ किसके लिए है, सोशल वेलफेयर के लिए है, जिसके लिए वो लगातार पैसा इकट्ठा करते रहते हैं और उस पैसे को उन्हीं लोगों के लिए खर्च करते रहते हैं। सेकंड है हमारे पास पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप का फर्म का मतलब है कि जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर के अपने रिस्क को कम करते हैं, अपने लॉसेस को कम करते हैं और लगातार प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते रहते हैं। तो अगर हम एनपीओ की बात करें तो एनपीओ में जो कैपिटल इन्वेस्ट होता है उसे हम कहते हैं कैपिटल फंड, क्योंकि वो पैसा एक बार में हमें नहीं मिलता, धीरे धीरे वो पैसा हम लेते रहते हैं। चैरिटी, डोनेशन, बहुत सारे जो उसके रिसोर्सेज हैं उन सब रिसोर्सेज से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पैसा लेती रहती है और उसको इन्वेस्ट करती रहती है, उसको सेव करती रहती है और कुछ टाइम के बाद उसको हम कहते हैं कि वो कैपिटल फंड है। अब उस कैपिटल को उसको एक स्पेशल पर्पस के साथ उसको खर्च करना है। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरह से पार्टनरशिप फर्म जो है, पार्टनरशिप फर्म में जब लोग काम करते हैं, सारे जो पार्टनर्स है, सपोज किसी ए फर्म में पार्टनर्स मिलकर के काम कर रहे हैं तो वहाँ पर उनका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा उसे हम पार्टनर्स कैपिटल कहते हैं। तो इसका मतलब है कि फर्म में किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन की कैपिटल इनरोल नहीं है, सभी पार्टनर्स ने मिलकर के वहाँ पर कैपिटल को इन्वेस्ट किया है, जिसे हम पार्टनर्स कैपिटल कहते हैं। जब वहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अलग अलग तरह से कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं तो सेम जब प्रॉफिट गेन होता है फर्म को तो उसी तरह से पार्टनर्स के कैपिटल के रेशो के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है अमंग द पार्टनर्स। अब यहाँ पर थर्ड है कंपनीज अकाउंट। कंपनीज अकाउंट का मतलब है कि जहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी है जो बहुत बड़े स्केल में काम कर रही है और उसके अंदर कोई भी उसका सिंगल ओनर नहीं है, सभी लोगों को जो भी प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ पर एनपीओ में प्रॉफिट को हम कहते हैं सरप्लस। पार्टनरशिप फर्म में जब हम बात करते हैं तो सिंपल प्रॉफिट को हम प्रॉफिट ही कहते हैं। कंपनी में जब हमें प्रॉफिट मिलता है,
प्रॉफिट में जाती कंपनी तो उसे हम डिविडेंड कहते हैं। तो इस तरह से एक ही प्रॉफिट को हम अलग अलग वर्ड से यहाँ पर जान रहे हैं कि एनपीओ में अगर प्रॉफिट है तो उसे हम सरप्लस कहेंगे, पार्टनरशिप फर्म में अगर प्रॉफिट है तो वो पार्टनर्स का प्रॉफिट है, किसी एक का नहीं है। कंपनी में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो है डिविडेंड, जो सभी जितने भी लोगों ने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है उन सभी लोगों को उनके शेयर के अकॉर्डिंग ही डिविडेंड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू द फर्म। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और डीपली आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि सपोज़ हमारे पास जो फर्म्स हैं, जो इंडिया में ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कितनी तरह की ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रही हैं। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है। फर्स्ट ओपीसी। ओपीसी वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी का मतलब है कि जहाँ पर एक ऐसी कंपनी है जिसका एक सिंगल ऑनर है, उसे हम ओपीसी कहते हैं। उसका पूरा पैसा अपना इन्वेस्टेड है, जिसे हम कहते हैं ऑनर्स कैपिटल। ऑनर्स कैपिटल कि एक ही आदमी की कंपनी है, एक ही आदमी ने पैसा इन्वेस्ट किया तो उसे हम कहेंगे ऑनर्स कैपिटल। सेकंड है यहाँ पर एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है लोगों के द्वारा उसे हम कहते हैं कैपिटल फंड, जो धीरे धीरे कैपिटल फंड में कन्वर्ट होता रहता है और सभी लोगों को, जो समाज, जो सोशल के कुछ लोगों का एक जो पर्टिकुलर एरिया है या जो पर्टिकुलर एक कैटेगरी है लोगों की, वहाँ के लिए इन सब के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये हो सकता है कि हॉस्पिटल से रिलेटेड फैसिलिटी, ट्रीटमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, या किसी रिलीजन को प्रमोट करता है, या फिर कोई एजुकेशन से रिलेटेड वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करता है। तो एनपीओ का जो भी पैसा उसको मिल रहा है वो सब पैसा उसको खर्च करना है सोशल वेलफेयर के लिए। तो ओपीसी को अगर काम करने से जो प्रॉफिट होगा वो उसका प्रॉफिट होगा जो उसका अकेले का होगा। तो जब इसका प्रॉफिट खुद का होगा तो इसके रिस्क भी क्या होंगे, बिजनेस में बहुत ज़्यादा होंगे। प्रॉफिट होंगे तो भी इसके अकेले के होंगे, लेकिन अगर रिस्क बहुत ज़्यादा होंगे, नुकसान बहुत ज़्यादा होंगे तो उसके लिए भी एक अकेला ही रिस्पॉन्सिबल वहाँ पर माना जाएगा। एनपीओ में जो कुछ भी प्रॉफिट होता है तो उसको हम कहते हैं सरप्लस, कि अगर प्रॉफिट में जा रही है एनपीओ, पैसा ज़्यादा आ रहा है तो सरप्लस है, और अगर पैसे की कमी पड़ रही है तो हम उसको कहते हैं डिफिसिट, कमी है। इसके साथ ही साथ अब हमने देखा कि पार्टनरशिप फर्म, कुछ फर्म हमारे यहाँ पार्टनरशिप फर्म में काम करती है। पार्टनरशिप फर्म का मतलब कि सपोज़ ये एक फर्म है, इस फर्म को मिलकर के 3 लोग चलाते हैं, ए बी सी। 3 लोगों ने यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्ट किया। सपोज़ ए कैपिटल इन्वेस्टेड रुपीज़ 1 लाख, बी कैपिटल रुपीज़ 2 लाख, सी कैपिटल इन्वेस्टेड रुपीज़ 3 लाख। तो तीनों ने यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया और 6 लाख रुपए की कैपिटल इन्वेस्ट हुई फर्म में। अब यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा इन फ्यूचर वही रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर हम यहाँ पर रेशो की बात करें 1:2:3, तो इसका मतलब यहाँ पर 1:3 के रेशो में जो भी प्रॉफिट या लॉसेज होंगे इन फ्यूचर वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अब यहाँ पर इसी तरह से फोर्थ है हमारा कंपनी की। कंपनी में ये एक कंपनी है, इस कंपनी को कोई प्रोजेक्ट, हमें कोई कंपनी स्टार्ट करनी है तो उस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए सपोज़ मुझे 1000 करोड़ रुपए चाहिए। 1000 करोड़ रुपए लेने के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि या तो मुझे बैंक से लोन मिल सकता है, बैंक से लोन मैं ले सकती हूँ, या फिर मेरा कोई इन्वेस्टर ऐसा हो जो मुझे पैसा दे सकता है। लेकिन बैंक हमें कब लोन देगा, जब हमारे पास उससे ज़्यादा वैल्यू की क्या होगी, एसेट्स होंगी, हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा होगा, तो यहाँ पर बैंक हमें लोन प्रोवाइड कर देगा। कोई भी सिंगल आउटसाइडर इन्वेस्टर जो है वो हमें इतनी बड़ी अमाउंट देने के लिए भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसको भी कोई ना कोई सिक्योरिटी चाहिएगी। तो इन सब कंडीशंस में तो यहाँ पर इस तरह से कंपनी में एक और ऑप्शन होता है जहाँ पर कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है और जिसे हम कहते हैं शेयर कैपिटल, कि शेयर कैपिटल के थ्रू कंपनी 1000 करोड़ रुपीज़ को इन्वेस्ट करा सकती है, किससे, पब्लिक से, और उसके साथ जो पैसा उसको मिलेगा वही उसका शेयर कैपिटल बन जाता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं कि सपोज़ ये एक
प्रोजेक्ट है। जे के लिमिटेड कंपनी एक अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है और उसका नाम है जे के लिमिटेड। यहाँ पर कंपनी ने इस एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, सपोज़ ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और रियल इस्टेट में मतलब ये कंस्ट्रक्शन का काम करती है और बिल्डिंग्स या फ्लैट्स वगैरह बनाती है। तो यहाँ पर ये एक कंपनी को बनाना चाह रही है। यहाँ इसने कंपनी को इस कंपनी को इसको बनाना है। सपोज़ इस कंपनी को बनाने के लिए इसको 1000 करोड़ रुपीज़ चाहिए, लेकिन इसके पास वो नहीं है। इसने कहा कि मेरे पास तो सिर्फ 30 करोड़ रुपीज़ हैं। 70 करोड़ रुपीज़ मुझे क्या चाहिए, किसी से भी लायबिलिटी मिल जाए तो मैं अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दूँ। यहाँ पर 30 करोड़ रुपीज़ जो ये इन्वेस्ट करेगी अपना, उसको हम कहेंगे ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल को एक तरह से रजिस्ट्रेशन कैपिटल भी कहते हैं, जिससे कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कंपनी ने कहा कि मेरा 1000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, जिसके लिए मैंने 30,000 करोड़ अपना इन्वेस्ट किया, रजिस्ट्रेशन करा लिया, लेकिन अभी इसको काम करने के लिए मुझे 70 करोड़ रुपीज़ और चाहिए। तो फर्म क्या करेगी, कंपनी क्या करेगी, सपोज़ इस कंपनी के अंदर इसने यहाँ पर 7000 क्या बना दिए, फ्लैट्स बना रही है। 7000 फ्लैट्स बना रही है और 7000 फ्लैट की जो वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है या 1000 रुपीज़ है। तो इस तरह से जो जितना एक ए है, इसने यहाँ पर 2 फ्लैट्स खरीदे, तो ये 2 फ्लैट का ऑनर बन गया इस कंपनी के अंदर। बी ने यहाँ पर 3 फ्लैट खरीदे, 3 फ्लैट का इसने पेमेंट किया। एक फ्लैट है 7000 यहाँ पर फ्लैट की वैल्यू है, तो अगर यहाँ पर इसने 7000 फ्लैट दिया तो 14000 की पेमेंट इसको ही। यहाँ पर इसने 3 फ्लैट खरीदे, तो इसका मतलब है कि एक कंपनी के अंदर जितने लोग अपनी ऑनरशिप बनाते जाएंगे, जितने ज़्यादा शेयर अपने लिए खरीदते जाएंगे, उतने ज़्यादा वो कंपनी के अंदर ऑनरशिप में आएंगे। और जब कंपनी की ऑनरशिप में आने के बाद अगर कंपनी प्रॉफिट में होगी, मार्केट में उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी, तो हम उसको डिविडेंड कहेंगे। और वो डिविडेंड कंपनी के साथ साथ उसके सभी शेयर होल्डर्स को भी मिलेगा। लेकिन अगर कंपनी में मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो जाती है या उसको लॉस होता है, तो धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट किस पर, शेयर होल्डर्स पर भी होगा, कंपनी को भी लॉस होगा और साथ ही साथ उसके शेयर होल्डर्स को भी लॉस होगा। तो चलिए देखते हैं अब एक बार फिर से कि कंपनी का मीनिंग और उसके फीचर्स क्या हैं। इस तरह से कंपनी कानून द्वारा, बाय द लॉ, कानून द्वारा मान्यता प्राप्त, जहाँ पर उसको क्या मिला है, एक एफिलिएशन मिला है, मान्यता दी गई है लॉ ने, प्राप्त व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक का मतलब अपना, कि अपनी इच्छा से हम काम कर रहे हैं, अपने आप हमने ग्रुप को बनाया है, ग्रुप है जिसका अपना एक स्पेशल रीज़न है उसको ओपन करने का, उसको चलाने का, उसका एक अलग नाम है, उसकी एक कॉमन सील है। तो इस तरह कंपनी का मतलब है कि जो भी कंपनी अंडर बाय लॉ एक पर्टिकुलर लॉ के अकॉर्डिंग जो कुछ भी काम कर रही है, उसको उन्हीं फॉर्मूलेशन या उन्हीं रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही काम करना होगा। लेकिन अगर वहाँ पर हम कंपनी के एम्प्लॉय से कंपनी की वैल्यू को चेक करें, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के अंदर, उनके अलावा उनसे अलग भी कंपनी की अपनी एक अलग पहचान होगी, अपना एक अलग अधिकार होगा। तो इस तरह से कंपनी या लोगों का एक जो ग्रुप है, वो एक अपनी मर्जी से बनाया गया संगठन है, ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है। और यह किससे निर्मित हुआ, कैसे ये तैयार हुआ, कि जब लॉ ने पूरी जो उसकी जो भी चीज़ें थी, जो फॉर्म नॉर्म्स थे, वो उसके चेक किए और वहाँ पर परमिशन दी कि ठीक है, नाउ यू हैव टू बी फ्री, अब आप फ्री हैं अपने काम को करने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम इसके फीचर्स को देखें, तो फीचर्स है कंपनी के कि इनकॉर्पोरेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स एंड कॉमन सील। दीज आर द फीचर्स। इनका मतलब है कि कंपनी जो लॉ ने हमें परमिशन दी है, उसी के अकॉर्डिंग जो हम काम कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ मिलकर के एक प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहे हैं, वह एक कंपनी है जिसका अपना एक अलग नाम है, जिसकी अपनी एक अलग मोहर है, सील है।
और वहाँ पर पैसा लेने के लिए वो शेयर होल्डर्स को इनवाइट करती है, लोगों को, पब्लिक को इनवाइट करती है और उनको इनवाइट करके कहती है कि ठीक है, जो मेरी कंपनी के अंदर हिस्सेदार बनना चाहता है वो उसके लिए फ्री है। इसके बाद उसकी अपनी एक लिमिटेड लायबिलिटी है कि जितना वो ले रही है उतनी उसको लायबिलिटी पे करनी है। और इसी तरह से उसके अपने एक अलग ट्रांसफरेबिलिटी कि जब चाहे वो ट्रांसफ़र भी कर सकती है शेयर्स के, कि पब्लिक सपोज़ मेरे अपने प्रेफरेंस शेयर हैं, मैंने कुछ शेयर्स अपने लिए रखे हैं और वहाँ पर लगातार डिमांड हो रही है पब्लिक की तरफ से, तो हम उसको प्राइवेट में या पब्लिक में भी उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आज मैंने आप लोगों को फीचर्स भी इसके बताए। Now I have discussed about the kinds of company. Kinds of companies has divided in two parts. First is on the basis of liabilities, कि liabilities के अकॉर्डिंग हमने कंपनीज को डिवाइड किया है। इसके साथ ही साथ ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, कि यहाँ पर हम सेकंड टाइप ऑफ कंपनी की बात कर रहे हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन कितना है, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी, जिसके अंडर में भी कंपनीज यहाँ पर मेंशन है। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज हैज़ थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, company limited by guarantee, unlimited company. Public participation also divided in three parts: private company, public company and one person company. So first of all we have discussed about companies limited by share, section 222 of the Companies Act 2013. In case of companies limited by shares, the liability of its members shareholders is limited to the extent of unpaid value of shares possessed by them. If the shares are fully paid up, then there exists no liability on the part of the shareholders regardless of the debt of the companies. इसका मतलब है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं शेयर्स की। शेयर्स का मतलब है, हिंदी में इसको बोलते हैं अंश। अंश कि जैसा मैंने कहा कि एक कंपनी है और उसको अपना एक प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करना है। ये एक कंपनी है जिसको अपना एक प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करना है, ठीक है। ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन करती है और लोगों को उसमें बेचती है, ठीक है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए सपोज़ इस कंपनी को 100 रुपये चाहिए, 100 रुपये का यहाँ पर इसको क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए, कैपिटल चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके पास अपना कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है इसको स्टार्ट करने के लिए, इस कंस्ट्रक्शन को चलाने के लिए। अब यहाँ पर कंपनी ने क्या कहा, कंपनी ने कहा कि सपोज़ 30 रुपीज़ तो उसके पास है, अपने पास है उसके, जिसको हम कहते हैं ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल, इसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। रजिस्टर्ड कैपिटल, जिस वैल्यू से आप अपनी कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराते हैं दैट इज़ कॉल्ड द रजिस्टर्ड कैपिटल और ऑथराइज कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर इस कंपनी ने अपना नाम रखा JK लिमिटेड, कि ये एक JK लिमिटेड कंपनी का प्रोजेक्ट है और यहाँ पर इसको स्टार्ट करने के लिए कैपिटल इन्वेस्ट चाहिए 100 रुपीज़ का, लेकिन वो इसके पास नहीं है। अब कंपनी ने सपोज़ इसके 10 रूम यहाँ पर बना दिए। 10 रूम यहाँ पर बनाए तो ए ने यहाँ पर एक फ्लैट खरीदा, बी ने यहाँ पर 2 फ्लैट खरीदे, सी ने यहाँ पर 3 फ्लैट खरीदे। तो इस तरह से जब ये कंस्ट्रक्शन शुरू होगा और ये एक प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, तो जब जितना भी टाइम इसको बनाने में लगेगा उसके बाद बनने के बाद, तो इन सब के पास क्या आ जाएगी, इसकी इतने इतने फ्लैट की इनके पास आ जाएगी ऑनरशिप। ये उसके क्या बन जाएंगे, मालिक, ठीक है। तो शेयर, अब इन्होंने कितना शेयर खरीदा, इसके अंदर 1, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है। तो इस यूनिट को जो इसने खरीदा, जो ऑनरशिप इसने ली, उसको हम कहते हैं शेयर्स, ठीक है। कि कितना अंश इसने इस बिल्डिंग का खरीदा, इसने इतना इतना अंश खरीदा, तो ये इसके शेयर हो गए। अब जो इन्होंने यहाँ पर खरीदा है तो हम इनको क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कि शेयर तो ये है, इसमें हिस्सेदारी शेयर है और कितना है, खरीद लेने वाला कौन है, उसको हम कहते हैं शेयर होल्डर। तो इस तरह से यहाँ पर जो है कि हम शेयर होल्डर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट है काइंड्स ऑफ कंपनी, तो काइंड्स ऑफ कंपनी में हमने देखा कि फर्स्ट है
कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स, कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अब कंपनी क्या करती है कि सपोज ए ने यहाँ पर 100 रुपीज़ का एक फ्लैट कंपनी ने बनाया कि 1 फ्लैट अगर कोई खरीदेगा तो उसकी वैल्यू सपोज 100 रुपीज़ की होगी। अब यहाँ पर 100 रुपीज़ को कंपनी भी कभी भी एक बार में नहीं मंगाती है, उसको वो अलग अलग इंस्टॉलमेंट में मंगाती है, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट होता है यहाँ पर नॉमिनल, सेकंड अलॉटमेंट, थर्ड इज फर्स्ट कैपिटल, फिर फाइनल कैपिटल। तो फर्स्ट जब सबसे पहले एट पार, इसको हम बोलते हैं एट पार, कि अगर 100 रुपये का शेयर है और 100 रुपये में ही हम उसको खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो ये नॉमिनल वैल्यू। तो इस तरह से यहाँ पर काइंड्स ऑफ कंपनी की, अगर यहाँ पर 100 रुपये का एक शेयर है और एक फ्लैट है और ए ने एक फ्लैट खरीदा, तो एक फ्लैट को खरीदने के लिए उसको 100 रुपये यहाँ पर पेमेंट करने हैं, जिसके लिए कंपनी ने अलग अलग क्या बना रखी है, इंस्टॉलमेंट बना रखी है। तो अब अगर इस आदमी ने यहाँ पर सारा पैसा एक ही बार में वंस अ टाइम एक ही बार में पे कर दिया, या फिर जो भी इंस्टॉलमेंट थी उनके अकॉर्डिंग पे कर दिया, तो इसका मतलब अब कंपनी के ऊपर कोई भी लायबिलिटीज़ पे है और ड्यू है, और वहाँ पर कंपनी सारा पैसा इन्वेस्टर से, सारा पैसा शेयर होल्डर से टेक ओवर कर चुकी है, ले चुकी है। तो अब कंपनी उनसे प्रेशर नहीं बना सकती कि आप मुझे और पैसा दीजिए कि मुझे अपनी लायबिलिटी पे करनी है। कि सपोज़ इस कंस्ट्रक्शन को करने के लिए कंपनी ने सारा पैसा ABC सभी लोगों से ले लिया और कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ और उसके ऊपर लायबिलिटीज़ ड्यू हैं, तो अब वो उनसे उससे ज़्यादा जो शेयर्स हैं, कि कंपनी इज़ लिमिटेड बाय शेयर, कि कंपनी के पास लिमिट है, कंपनी उतनी ही लायबिलिटी यूज़ कर सकती है जितने शेयर्स उसने कंपनी के बनाए और जितने शेयर्स उसने शेयर होल्डर्स को बेचे हैं, उससे ज़्यादा नहीं। सेकंड है कंपनी इज़ लिमिटेड बाय गारंटी। यहाँ पर है कि कंपनीज जो लिमिटेड कंपनी जो गारंटी दी है अपने शेयर होल्डर्स को कि मैं आपको डिविडेंड पे करूँगी, चाहे मेरी वाइंडिंग अप हो जाए, चाहे मेरी कंपनी बंद ही क्यों ना हो जाए, तो वहाँ पर उसको ये प्रॉमिस वहाँ पर पूरा करना पड़ेगा। इन दिस केस द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड टू द अमाउंट दे undertake to contribute in the event of the company being wound up. The liability of member will arise only in the event of its winding up, कि अगर कंपनी ने कमिटमेंट किया है, कंसीडर किया हुआ है कि कंपनी जो अपने शेयर होल्डर्स हैं उनको गारंटी दे रही है कि मैं आपको प्रॉफिट दूंगी या जो भी है डिविडेंड पे करूंगी, तो वो उसको चाहे अब कंपनी बंद ही क्यों ना हो जाए वो उसको पे करना पड़ेगा। जैसे हमने पार्टनरशिप में भी एक कंसेप्ट पढ़ा था कि जहाँ पर एक जो पार्टनर्स है वो अपने नए पार्टनर्स को, या फिर फंड, हमने बेसिक कंसेप्ट में देखा था कि अगर गारंटी दे रहे हैं पार्टनर मिलके किसी थर्ड पार्टनर को, तो अब आपका कमिटमेंट हो चुका है, आपने लीगल नोटिस वहाँ पर यूज़ किया है, रिटन नोटिस वहाँ पर यूज़ किया है, डॉक्यूमेंट में एग्रीमेंट यूज़ किया है, तो अगर आपने गारंटी दी है तो अब आपको गारंटी को पूरा करना ही पड़ेगा। अनलिमिटेड कंपनीज व्हेन देयर इज़ नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, कि यहाँ पर है कि कंपनी के लिए कोई भी लिमिट नहीं है कि वो कितनी लिमिट में लायबिलिटी को यूज़ करेगी अपने मेंबर से, वो अनलिमिटेड लिमिट में भी जो है लायबिलिटीज़ को यूज कर सकती है। द कंपनी इज़ कॉल्ड एन अनलिमिटेड कंपनी, उसे हम अनलिमिटेड कंपनी कहते हैं। व्हेन द कंपनीज प्रॉपर्टी इज़ नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ इट्स डेट, अगर कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है अपनी लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए, द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इट्स मेंबर्स कैन बी यूज फॉर द पर्पज़, तो वहाँ पर जो कंपनी है वहाँ पर उनको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी यूज़ करना पड़ सकता है अपनी लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए। सच कंपनीज आर नॉट फाउंड इन इंडिया इवन थ्रो परमिटेड बाय द कंपनी एक्ट 1956, लेकिन इस तरह की कंपनीज अभी इंडिया में काम नहीं कर रही हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स कंपनीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगराइज एज फॉलो, कि यहाँ पर जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है 2 टाइप्स ऑफ कंपनी और है, पब्लिक एंड प्राइवेट। Public company means a company which is not a private company, has minimum paid up capital 5 lakh rupees or such higher paid up capital as may be prescribed, and C is a company which is not a subsidiary of a private company, कि जो पब्लिक कंपनी है उसके अलग रूल और रेगुलेशंस। यहाँ पर अगर हम देखें तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, के क्या डिफरेंसेस हैं।
प्राइवेट कंपनी हैव अ मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपीज़, कि प्राइवेट कंपनी को आप स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन कम से कम 1 लाख रुपए का आपका स्टार्टअप वहाँ पर होना चाहिए। पब्लिक कंपनी मिनिमम वहाँ पर पेड अप कैपिटल है 5 लाख रुपीज़। ट्रांसफरेबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफ़र अलाउड ओनली विद इन द कंसेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कि यहाँ पे जो भी चेंजेस होंगे, जो भी ट्रांसफरेबिलिटी होगी शेयर्स के लिए, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही डिसाइड करेंगे, अलाउड करेंगे। फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र, ये पब्लिक कंपनी है तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी ट्रांजैक्शंस में रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने पब्लिक और प्राइवेट में मेंबर्स होने चाहिए? प्राइवेट में मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 200 एक्सक्लूडिंग पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉय। यहाँ पर मिनिमम 7 है और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। सब्सक्रिप्शन, अ प्राइवेट कंपनी में इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी शेयर और डिबेंचर, कि प्राइवेट जो कंपनी है वो पब्लिक को क्या कर सकती है, इनवाइट करती है शेयर्स, मुझे अपने आप को ऑनरशिप में एनरोल करने के लिए या फिर कंपनी को लायबिलिटी देने के लिए। अ पब्लिक कंपनी कैन इनवाइट पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स शेयर एंड डिवेंचर, इसी तरह से जो पब्लिक कंपनी है वो भी लोगों को, पब्लिक को इनवाइट करती है सब्सक्रिप्शन कराने के लिए शेयर्स में, अपने आप को वहाँ पर ऑनर बनाने के लिए, और डिवेंचर लायबिलिटी भी दे सकती है वो पब्लिक कंपनी को। कौन? पब्लिक, ठीक है, आम जनता। प्रोस्पेक्ट नॉट कंपलसरी टू बी इशूड, कि जब ये अपने शेयर्स को इशू कर रही है तो ये अगर कोई प्रोस्पेक्टस इशू ना करे तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर नहीं है। लेकिन पब्लिक कंपनी क्या करती है कि पब्लिक कंपनी को अगर शेयर्स में इनवाइट कर रही है, शेयर्स इशू कर रही है लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, तो उसके लिए उसको एक नोटिफिकेशन इशू करना होगा थ्रू द एडवर्टाइजमेंट करने होंगे, और कंपलसरी होगा उसके लिए एक प्रोस्पेक्टस को प्रिपेयर करवाना। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, कि यहाँ पर कम से कम 2 लोग होने चाहिए डायरेक्टर्स एज अ डायरेक्टर, यहाँ पर मिनिमम 3 लोग होने चाहिए एज अ डायरेक्टर। स्टैचुटरी मीटिंग, यहाँ पर मीटिंग नहीं हो रही है तो कोई नेसेसरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर विद इन 6 मंथ, कि जब से आपकी कंपनी स्टार्ट हुई, कमिसमेंट ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो उसके विद इन 6 मंथ में आपको मीटिंग करनी, हेल्ड करानी पड़ेगी। नेम कंपलसरी यहाँ पर यूज़ है कि प्राइवेट कंपनी में हमेशा प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा, पब्लिक कंपनी में हमेशा लास्ट में लिमिटेड नाम मेंशन किया जाएगा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, स्पेशल आर्टिकल एसोसिएशन अननेसेसरी, प्राइवेट कंपनी है तो इसलिए उसका एक स्पेशल आर्टिकल एसोसिएशन है जिसके ऊपर उसका एक पर्टिकुलर जो एक्ट है वो काम करेगा। अ पब्लिक कंपनी में अडॉप्ट टी टेबल एफ गिवन इन द कंपनीज एक्ट 2013, ये आपकी बीएसटी की बुक में भी है तो वहाँ पर आप इसको ध्यान से पढ़िएगा कि यहाँ पर जो टेबल एफ है उसके अकॉर्डिंग एक्ट 2013 अप्लाइड होगा एक पब्लिक कंपनी के लिए। अलॉटमेंट ऑफ शेयर, इट कैन अलॉट शेयर एज द डायरेक्टर साइड, कि यहाँ पर जो भी कंपनी अपने शेयर्स अलॉट करेंगी मतलब बांटेगी तो वो कंपनी के जो डायरेक्टर है वही डिसाइड करेंगे। फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैन बी मेड ओनली आफ्टर रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कि यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है कि जब उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन की, सपोज आपने 100 रुपये का एक शेयर बनाया, 100 रुपये के शेयर में आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10 रुपीज़ की है, तो उसको हम बोलते हैं कि मिनिमम अमाउंट, ठीक है, उसको हम कहते हैं एट पार इनकम, एट पार वैल्यू। तो इसका मतलब वो मिनिमम इनकम अगर एक शेयर होल्डर पे कर देता है तो उसके बाद पब्लिक कंपनी उसको शेयर अलॉट करेगी, मतलब उसको बांटेगी। अदर अलॉटमेंट आर मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और उसके बाद अगर कुछ शेयर्स बचते हैं तो वो किसकी परमिशन से अलॉट किए जाएंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन से। पब्लिक डिपॉजिट कैन नॉट इनवाइट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, कि यहाँ पर ना ही पब्लिक इनवाइट होती है और ना ही वो डिपॉजिट कर सकती है। यहाँ पर इट कैन इनवाइट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, यहाँ पर पब्लिक कंपनी लोगों को इनवाइट भी करती है और वो डिपॉजिट भी यहाँ कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन, टुडे आई हैव एक्सप्लेन अगेन द मीनिंग ऑफ कंपनी, द मीनिंग ऑफ शेयर, द मीनिंग ऑफ शेयर होल्डर्स and the kinds of a company. So children, you will be read these notes particularly. So take care. Goodbye.